हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लायक काम की न्यूज़ कौन सी रही। फर्स्ट पॉलिटी का सेक्शन। अगर आपको पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट याद हो जिसमें उन्होंने करीब 2 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हटाने की बात कही थी फॉरेस्ट से, तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था। कुछ उसी मामले पे ये वाला एडिटोरियल भी हिंदू में था। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात करी गई है, जिसमें ऐसा कुछ प्रोविज़न है कि जो वहाँ के जो नेटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो करीब 3 जनरेशन से वहाँ पर रह रहे हैं, इसका मतलब करीब 25 साल या उससे पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, उनको फॉरेस्ट में रहने और उसका लैंड को यूज़ करने के लिए माइनर फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के करने के लिए उनको परमिट किया गया है, जैसे थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी और ये सब। तो उसी को लेकर जब वहाँ पे जो नेटिव हैं वो जब कर्नाटक सरकार को एप्लीकेशन देते हैं कि ये ज़मीन हमारा है, हम यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, तो वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है बार-बार इन नेम ऑफ कंज़र्वेशन। तो इसमें 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था, वो इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि उनका जो होमलैंड है उनसे छीन लिया जाए, जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो इंडिजिनियस ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं। और एक और जो डिक्लेरेशन की बात की गई है, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन 2007, जो यूनाइटेड नेशंस का आया था। तो ये दोनों चीज़ें ट्राइबल ग्रुप्स के हक में लाई गई थी, ना कि इसलिए कि उनको उनके राइट से दूर कर दिया जाए, उनके उनको लैंड से दूर कर दिया जाए। तो इसी के बारे में बात करी गई है कि बहुत ही आयरनी सी है कि यहाँ पे फॉरेस्ट को कंज़र्व करने के बहाने ट्राइबल्स ग्रुप्स को हटाने की बात करी जा रही है। तो जीएस पेपर 2 डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इससे। वेस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है, कर्नाटक क्योंकि वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, तो हमारा जो ट्राइबल ग्रुप्स है पूरा, उसका कुछ 44% कुछ बताया कि वेस्टर्न घाट में रहता है, और कर्नाटक में कुछ लगभग 7% के आसपास कर्नाटक में रहता है। तो वही पूछा गया है कि क्या कंजर्वेशन का मतलब डिनाइंग ट्राइबल्स देयर राइट टू इनहेबिटेड इन देयर नेटिव प्लेस, ऐसा कुछ है क्या? मतलब उन्हें डिनाई कर देंगे तो ही कंजर्वेशन हो सकता है। इस बारे में बात करी गई है। कुछ 5th और 6th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़िए थोड़ा-सा। ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में ही है दोनों। जो 6th शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्ट में जो असम और इन सारे स्टेट्स में जो ट्राइबल्स रह रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए करा गया है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। अ, ये पॉलिटी से था, इसके अलावा कुछ दोनों न्यूज़पेपर में ख़ास नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई, उनके डायरेक्टर ने कहा कि भैया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो थोड़े से जाने-माने हस्तियाँ हैं, जब वो बैंक आती है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उनसे प्रॉपर डिटेल्स नहीं लिया जाता है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे प्रॉपर डिटेल्स नहीं लिया जाता है, उसकी वजह से मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी थोड़ी में बढ़ती है, पता नहीं चलता है, पूरी चीज़ें नहीं पता होती है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर मेजर्स लेने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लार्जर जो पावर शेयर होता है वो सरकार के पास ही होता है, तो उनके ही रिश्तेदार उन सबको उसमें डाल दिया जाता है उनके डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और उस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रॉब्लम है वो सही से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग किसी को नहीं पता, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि पैसों का गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना, इकोनॉमी में लेकर आना। दूसरा, आरबीआई सेज राइट ऑफ हेल्प बैंक लोअर बैड लोन्स। तो हमें पता है एनपीए बैंक्स के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब एनपीए से पार करने के लिए, एनपीएस को हटाने के लिए उन्हें अपने बैलेंस शीट में कुछ तो करना होगा। तो वो अब एक टूल का सहारा लेते हैं जिसे कहते हैं राइट ऑफ द लोन। इसका मतलब है कि वो अपने लोन्स को अपने खर्चे में दिखा देते हैं, और जितना भी, जैसे जो भी एनपीए बना उसे अपने खर्चे में दिखा दिया, और जितना भी फिर अगर रिकवरी हुआ तो उस रिकवरी को अपने प्रॉफिट में दिखा दिया, और फिर ऐसे करके अपना बैलेंस शीट को मैनेज कर लेते हैं। इस तरीके से एनपीए गायब हो जाता है, लेकिन फिर वो मतलब क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं हो रही है, क्वालिटी गिरती है। तो अब यही बात आरबीआई कह रहे हैं कि क्वालिटी गिरती है राइट ऑफ से। ऑफ कोर्स वो एनपीओ गिराने के लिए अच्छा टूल है, लेकिन क्वालिटी नहीं इम्प्रूव होगी इससे।
तो इसमें थोड़ा-सा सोचने का विषय है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट था वो फ्राइट कॉरिडोर एक जो हमारा अ, ई ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है, उसका एक पोर्शन आज प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करा। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ने का विषय फ्राइट कॉरिडोर्स 2 वर्ल्ड बैंक और फिर जापान की एक कंपनी है वो उनसे लोन लेकर 2 फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर पंजाब से लेकर बंगाल तक जाएगा और वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर कुछ यूपी में दादरी से अम, मुंबई तक का के लिए है। तो पूरा फ्राइट कॉरिडोर के बहुत सारे बेनिफिट्स गिनाए गए हैं इसमें जो कि हैं भी और एक्चुअली सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा हमारा रेल प्रोजेक्ट है ये। तो अब फ्राइट कॉरिडोर होने से ये होगा कि लगभग 70% जो मालगाड़ी है, वो सारी की सारी अब सेपरेट रूट पे चलने लगेगी और जो पैसेंजर ट्रेन्स है, उनका जो आवाजाही है, वो थोड़ा-सा बेटर हो पाएगा। जो लेट होती रहती है ट्रेन, वो थोड़ी वो वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी इससे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और स्पीड बढ़ेगा ऑफ कोर्स। जो स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स का भी बढ़ेगा और इन गाड़ियों का भी बढ़ेगा जो गुड्स को सप्लाई करते हैं, उनको वो डिले होते रहते हैं बार-बार, तो वो हमारा सप्लाई चेन भी थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और थोड़ी पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, रीजनल ग्रोथ होगा, जहाँ पे भी ये स्टेशंस बनाए जाएँगे, गुड्स एंड सप्लाई के जो स्टेशंस बनाए जाएँगे, वो सप्लाई स्टेशन के आस-पास का मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस एक और बात कही गई है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट है, वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा जल्दी पहुँचने लगेंगी तो जो चीज़ें जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा समय थोड़ा कम लगेगा और इससे उनका जो मार्केट होगा होगा उसका विड्थ थोड़ा-सा बढ़ सकता है। तो इसके कुछ फ़ायदे कई फ़ायदे हैं इस चीज़ के, तो ये थोड़ा-सा आर्टिकल पढ़ने लायक था। हमारा डेवलपमेंट ऑफ कोर्स जीएस 2 के लिए इम्पोर्टेंट चीज़। अ नेक्स्ट एनवायरनमेंट को लेकर एक स्पीशीज़ है बैट की जो लगभग बहुत इंडिजीनियस है, कर्नाटका में ही इंडिजीनियस है, सेकंड न्यूज़ फ्रॉम द कर्नाटक। कर्नाटक के लिए एक बैट का स्पीशीज़ है जिसका जो फेस है वो कोलर लीफ जैसा दिखता है। तो नाम भी वही है कोलर लीफ नोज़्ड बैट और वो कोलार डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, वहाँ के लिए इंडिजीनियस और अब सिर्फ़ 150 वैसे बैट्स बचे हैं। तो उसी को लेकर कर्नाटक का फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो वहाँ का बैट ट्रस्ट है, वो उनको बचाने के लिए मुहिम चालू कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसको कंज़र्व करेंगे क्योंकि अब बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए हैं। सिर्फ़ 2 ही केव्स में कोलार केव्स में मिलते थे, अब वो दोनों में से एक में से ख़त्म ही हो गए हैं, दूसरे में सिर्फ़ 150 बचे हैं। तो ये थोड़ा-सा हमारे स्पीशीज़ को लेकर जो एमसीक्यू आ जाते हैं उसके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़। अ, इंटरनेशनल रिलेशंस में 2 न्यूज़ हैं। पहला तो द ग्लोबल एंगल्स टू फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब ज़्यादा इसमें फार्मर प्रोटेस्ट में एक बार अपना नोट्स बना लेने का, बार-बार उसमें नहीं देखने का होता है। पर ये कुछ ग्लोबल एंगल के बारे में 2 थोड़े से अलग चीज़ लिखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि कॉलोनियल रूल जैसा हो जाएगा। पूरे आर्टिकल में कहने की बात ये हो रही है कि जो सिर्फ़ इंडिजीनियस जो इंडियन कंपनीज़ है, वही एक फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होंगी, पर बाहर से जो कंपनीज़ आएँगी, वो भी फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो वो कुछ कॉलोनियल रूल जैसा सिचुएशन लेकर आ जाएँगे, अभी होना पॉसिबल तो नहीं है इस टाइम पे और भारत सरकार ऐसा होने भी नहीं देगी। दूसरा अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़ हाँ, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए थोड़ा सॉल्यूशंस जो जुडिशियल स्कोप है वो थोड़ा-सा एक्सपेंड करना होगा इस चीज़ के लिए, तो ये थोड़ा-सा देखने लायक चीज़। दूसरा था क्लाइमेटिक पॉलिसी। क्लाइमेटिक पॉलिसी में इस आर्टिकल में इंडिया को एज़ अ सॉफ्ट पावर दिखाने की बात करी गई है। इंडिया एज़ अ सॉफ्ट पावर होने की बात करी गई है। कैसे ऐसा बोल रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अब प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भैया तुम कोल का प्रोडक्शन रोक दो। सच्चाई ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो वही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन या कार्बन क्रिएट करते हैं। तो यही बात करी गई है कि इंडिया को अपना स्टैंड लेना होगा और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। जैसे बोला गया है कि इंडिया के मुकाबले जो मीट इंडस्ट्री है, इंडिया में 4 केजी ऑफ मीट अगर रेशियो में देखें तो
4:100 का रेशियो हो जाता है इंडिया और यूएस में केजीज़ के हिसाब से ऑन मीट कंज़म्पशन। तो मीट जो है वो कार्बन एमिशन का मीट इंडस्ट्री जो है वो कार्बन एमिशन का बहुत बड़ा फैक्टर होती है। मीट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है। तो इस वज़ह से अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपके यहाँ मीट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो आपको थोड़ा देखना होगा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा-सा अपना कार्बन एमिशन कम करें, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ोर्स करें कि वो अपना डेवलपमेंट रोक दें। और दूसरा ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, कोल के बारे में बताया गया है कि कोल 1/4 ऑफ एनर्जी जो है वो कोल से ही जनरेट होती है और इंडिया में। और ट्रांसपोर्ट जो मेजर फैक्टर है, कॉज़ ऑफ पॉल्यूशन है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी थोड़ी-सी बात करी गई है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। हमारा एक टारगेट है 2030, तो हमें वो कार्बन एमिशन बिल्कुल ख़त्म करना है, एक स कुछ 2030 तक। वो पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये एग्री करा है इस टर्म पे, तो इसको लेकर थोड़ा-सा जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही बनाए जा रहे हैं और इंडिया बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में इस चीज़ पर काम कर रहा है। एथिक्स को लेकर एक इम्पोर्टेंट था, ऐसा लिखा होता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रिविलेज एंड एथिक्स कमिटी के सामने किसी भी मिनिस्टर को प्रेज़ेंट किया गया है। इस चीज़ को लेकर कि भैया आपने एक जो इम्पोर्टेंट कैग का जो डॉक्यूमेंट था, जो रिपोर्ट थी, उसे आपने पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट करने से पहले आपने मीडिया में प्रेज़ेंट कर दिया। तो केरला के एक मिनिस्टर हैं, मिस्टर टीएम थॉमस ऐसाक, तो इनके ऊपर ये लगा है, तो ये क्या मामला है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। मेजरली 2 टाइप्स की पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, एक स्टैंडिंग और एक एड हॉक कमिटी होती है। स्टैंडिंग कमिटी पार्लियामेंट के दोनों राज्यसभा और लोकसभा में लगभग सेम ही होती है, और एड हॉक कमिटी अपॉन रिक्वायरमेंट बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। और ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल 148 से 151 तक से पावर लेते हैं और उस तरीके से बनते हैं। थोड़ा पढ़ने का विषय पढ़िएगा। और उसके अलावा एक आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स पर फेक एनकाउंटर के चार्ज लगे थे जम्मू में, और फिर उसको कश्मीर में, और फिर उनको लेकर उसके शोपियन डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसको लेकर वहाँ पे जो जो सिविल अथॉरिटीज़ ने, वहाँ की जो जुडिशरी ने जो कार्रवाई करी है, उसको आर्मी ने भी रिकॉग्नाइज़ करा है। और वो जो जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कि इसको लेकर थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी है। स्पेशल आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको चीज़ को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो इसको लेकर हर बार कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखने को मिल ही जाता है। साइंस एंड टेक से 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, और इंडिया के लिए अचीवमेंट्स 2। ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने डिजिटल ओशन करके एक प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, जिसमें आपको ओशन से रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन अ, उस मिल जाएँगी एक जगह पे। और दूसरी हमारा जो हाईएस्ट जो आईएमडी का हाईएस्ट सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया गया लेह में। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में था, हिमालय वाली रेंज में अरुणाचल प्रदेश में था। इसके बाद फर्स्ट इंडिया का लार्जेस्ट अभी लेह में सेटअप किया गया है। और जीके का एक न्यूज़ आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लगा। अ, अ, चक्रवर्ती जो हैं वो नए एचडीएफसी के चेयरमैन बन सकते हैं। पहले ये इकोनॉमिक्स अफेयर्स के सेक्रेटरी रहे हैं। अब ये एचडीएफसी के चेयरमैन अपॉइंट किए जा सकते हैं। और पर्सन इन द न्यूज़ में आज पिएरा कार्डिन, जो बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर है, और मैं कहूँगा कि जो हम सब आजकल जो फैशन डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ये इन्होंने स्टार्ट की है। तो इनका डेथ हो गया एट एज ऑफ 97। तो आज दोनों पेपरों में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। और हम